हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल्स अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन। इट इज ए टॉपिक ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली फॉर द बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इज स्टेट ऑफ परमानेंटली एलिवेटेड सिस्टमिक आर्टियल ब्लड प्रेशर। हमने पहले ही बात की थी कि हाइपरटेंशन में बेसिकली क्या है। हाइपरटेंशन में आपने पहले हमने बताया था कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ब्लड प्रेशर से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फ्रॉम द नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल में ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन में क्या होगा कि जो परमानेंटली जो आर्टरी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन परमानेंटली। A person is said to be suffering from hypertension if his artery blood pressure is measured at more than 140/90 mmHg। अगर किसी भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक mmHg से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाँ, वो पर्सन होगा, वो हाइपरटेंशन का अफेक्टेड पर्सन होगा। इफ़ द राइट ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइबल कॉज दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। यानी कि वो कंडीशन जिसमें हम यानी वो कंडीशन जब हम क्या है ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा इफ़ द ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइबल कॉज दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। यानी वो हाइपरटेंशन जिसका हमें कॉज पता नहीं हो या कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ, उस टाइप के हाइपरटेंशन को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और इफ़ द राइज ब्लड प्रेशर कैन बी आइडेंटिफाइबल कॉज और ड्यू टू द डिसऑर्डर्स दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यानी वो हाइपरटेंशन जिसमें क्या है ब्लड प्रेशर का जो कारण है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आसानी से, उस टाइप के ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? जिसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। ठीक है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, या उसके कॉज को आसानी आइडेंटिफाई जिसको कर लें वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके कारण को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, यानी कि क्या इनके साइन और सिम्टम्स होंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन में भी कंप्लेन ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम लाइक हेडेक, डिजनेस एंड वीकनेस। प्राइमरी हाइपरटेंशन में मेनली देखा जाता है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। हेडेक की प्रॉब्लम होगी, डिजनेस मतलब चक्कर जैसे सिम्टम आएंगे, और वीकनेस जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। द सिम्टम एंड साइन ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज टू बी ए प्राइमरी डिसऑर्डर्स। यानी कि जो आपका साइन और सिम्टम जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हो, जो जिस डिसऑर्डर के कारण हाइपरटेंशन हुआ है उसके सिम्टम ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब क्या होता है? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है उसके उसमें उसका जो एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर जो होता है उससे फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा में जो पेशेंट रिपोर्टेड हिस्ट्री ऑफ हेडेक, स्वेटिंग, टैचिकार्डिया, डिजनेस, ये सभी रिपोर्टेड होंगे सिम्टम्स। बेसिकली इसके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के जो सिम्टम्स हैं वो आपके जिस डिसऑर्डर का हाइपरटेंशन हुआ है वो मेजॉरिटी ऑब्जर्व हो पाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम में हेडेक, डिजनेस एंड वीकनेस हो सकती है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन या जिसके कॉज हमें पता है वो मेनली जो जिस डिसऑर्डर की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है उस तरह के सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी और ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। थंस एन इंक्रीज इन एनी ऑफ दीज टू पैरामीटर कैन राइज ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर क्या है? कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल का प्रोडक्ट है। यानी ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि दोनों पैरामीटर बढ़ने पर क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। द राइज इन ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन इज मोस्टली बिकॉज इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मोस्टली जो हाइपरटेंशन जो बढ़ता है, हाइपरटेंशन जो कंडीशन बन रही है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण होती है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? यानी जो ब्लड फ्लो हमारे हार्ट से क्या होता है? ब्लड का पंपिंग होती है, और ब्लड जो फ्लो होता है पूरी बॉडी में तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट में जितना रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जैसे पाइप में कोई हम पानी छोड़ें मोटर से तो पाइप में पानी चलने के लिए कुछ उसके अगेंस्ट प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या है? तो इसी तरीके से ब्लड जो बॉडी में बह रहा है डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स में, उसमें जो प्रेशर पड़ रहा है ब्लड वेसल्स के कारण जो अदर तो उस
प्रेशर को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण क्या होता है, मोस्टली हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन बन जाती है। हाउ इन सम केस इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, फॉर एग्जांपल है हाइपरथायराइडिज्म एंड और बोथ इन फियोक्रोमोसाइटोमा। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ने के कारण भी हाइपरटेंशन होता है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म की बात, हाइपरथायराइडिज्म की पेशेंट होगा तो उसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन बन जाती है। और फियोक्रोमोसाइटोमा में दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, साथ में पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। उन दोनों कंडीशन बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। द पैथोजेनेसिस ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन इज नॉट नॉन। पैथोजेनेसिस की बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की हमें नहीं पता होती है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में भी रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सेवरल ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। सेकेंडरी जो ब्लड हाइपरटेंशन हो रहा है उसके कारण क्या होता है, सेवरल डिफरेंट टाइप के ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कैसी कंडीशन बन जाती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन हाइपरटेंशन आर, कौन से उसके पहला है नैरोइंग ऑफ आर्टा, यानी कि ब्लड वेसल जो आर्टा है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उस कंडीशन में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टा डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो विच एक्टिवेट द रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब आर्टा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आर्टा कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा है किस में, रीनल यानी कि किडनी में, वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि पैथोफिजियोलॉजी मतलब हाइपरटेंशन के बारे में, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट के बारे में बताया था। तो वही रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट आल्सो इंक्रीज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम मेडुलर कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन मेडुलर कॉर्टेक्स से बढ़ जाता है, और एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड प्रमोट साल्ट एंड वाटर रिटेंशंस, जिसकी वजह से वाटर और साल्ट का रिटेंशन बढ़ जाता है। जब वाटर और साल्ट का रिटेंशन बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्लेंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और साथ में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, और दोनों कार्डियक आउटपुट बढ़ने के कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर इसको समझना चाहें तो ये आपके क्या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। जैसे क्या हुआ, जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जब ये क्या है सोडियम लॉस हो जाए, फॉल इन ब्लड वॉल्यूम हो जाए, फॉल इन प्रेशर हो जाए, तो इन वजह से क्या होता है कि रेनिन का रिलीज होना शुरू हो जाता है। और रेनिन के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज होगा, जस्टाग्लैंडुलर सेल्स के अंदर एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज सेकंड या कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में। और एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से क्या होता है, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा, सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा किडनी में, किडनी से बाहर नहीं निकल पाएगी, किडनी में एब्जॉर्प्शन सोडियम वाटर का बढ़ जाता है, और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ता है। और इन तीनों की वजह से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और कार्डियो की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो है मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साल्ट सेंसिटिविटी। सम इंडिविजुअल्स सो राइज इन ब्लड प्रेशर टेकिंग ए हाई डाइट। कुछ लोग होते हैं वो हाई डाइट साल्ट होते हैं, वो ज़्यादा डाइट में खा रहे होते हैं, जबकि उनकी किडनी फंक्शन नॉर्मल होते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड सिक्रेशन एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। दे आर सेड टू बी साल्ट सेंसिटिव। इस कंडीशन को हम साल्ट सेंसिटिविटी कहते हैं, और ये इट मे बी पॉसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन सम पेशेंट। ये भी कारण होता है कि कुछ पेशेंट को हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। यूरिनरी और रीनल एबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं, स्टेनोसिस ऑफ रीनल आर्टरी, यानी रीनल आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना या उनका जो डायमीटर कम हो जाना, ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस का डायमीटर कम हो सकता है। फाइब्रोसिस यानी अंदर कुछ टिश्यू इस तरह की फॉर्मेशन हो गए हैं, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन हो गए, उसकी वजह से हो सकता है, या कंप्रेशन यानी कि वो कंप्रेस हो गई है उसकी वजह से हो सकता है। तो तीनों की वजह से उसका डायमीटर कम हो जाता है। स्टेनोसिस में तो डायमीटर जो रीनल आर्टरी का कम हो रहा है उसकी वजह से डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो क्या वो कम हो जाएगा। जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कैन कॉज हाइपरटेंशन इसकी वजह से हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रीनिन एक्टिवेटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन वो साइकिल एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ट्यूमर और रेनिन सिक्रेटिंग सेल्स सिक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनिन। अगर रेनिन की सेल्स जो होती हैं, ट्यूमर रेनिन सेल्स हैं, रेनिन सिक्रेटिंग सेल्स हैं, उनका ट्यूमर हो जाता है, इनके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, डेट एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम विच आल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर।
तो ये भी यूरिनरी सिस्टम या रीनल एब्नॉर्मलिटी जब हो जाती है, ये सब कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन में भी ये RRA सिस्टम एक्टिवेट होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है। एक्सेसिव मिनरल कॉर्टिकॉइड्स सिक्रेशन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, यानी कि वो हार्मोन, एल्डोस्टेरोन इज द एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या है, मिनरल कॉर्टिकॉइड है। और मिनरल कॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन का मेन काम क्या होता है, सोडियम और वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना ड्यूरिंग द एक्सक्रीशंस, यानी कि किडनी से वाटर और सोडियम को ज़्यादा बॉडी में रीएब्जॉर्ब करना। और बॉडी में ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा तो सोडियम काउंट बॉडी में बढ़ेगा, साथ में वाटर काउंट बॉडी में बढ़ेगा। सोडियम की वजह से क्या होता है, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और वाटर की वजह से क्या हो, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे? एक्सेसिव मिनरल कॉर्टिकॉइड सिक्रेशन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाई सोडियम एंड वाटर रिटेंशंस। वाटर और सोडियम रिटेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल कॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन हो रहा हो। और क्या हो सकता है, एक्सेसिव कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइंस मैंने बताया था आपको, कैटाकोलामाइन, एड्रेनालिन, नॉरेड्रेनालिन, ये सब क्या है, कैटाकोलामाइन है। ये एक्सेसिव कैटाकोलामाइन कब रिलीज होंगे, जब ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर को क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। जब इसमें ट्यूमर हो जाएगा तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एड्रेनल और नॉरेड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होंगे, और ये हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं, साथ में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं। अब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट बढ़ रही है तो डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। साथ में दे आल्सो प्रोड्यूस बेसोकॉन्स्ट्रक्शन भी करते हैं। बेसोकॉन्स्ट्रक्शन करने से क्या, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और पिछले हमने, और साथ में इसमें क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लास्ट कारण क्या है, वेस्कुलर एंडोथेलियम मैकेनिज्म। वेस्कुलर एंडोथेलियम मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसकी वजह से, उसमें कुछ मैकेनिज्म होती हैं। क्या मैकेनिज्म होती हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियम रेगुलेट द मस्कुलर स्मूथ मसल स्टोन्स थ्रू द नंबर ऑफ वेसोडाइलेटर एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन सब्सटेंस। जो वेस्कुलर एंडोथेलियम है, यानी वेसल्स के अंदर जो वेस्कुलर एंडोथेलियम जो सरफेस है, यानी कि मसल्स हैं, उसमें उसकी जो टोन होती है वो रेगुलेट होती है वेसोडाइलेटर से वेसोकॉन्ट्रैक्शन। कुछ वेसोडाइलेटर एजेंट होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होता है, इट हैज़ बीन प्रपोज डैट डिफिशियंसी ऑफ वेसोडाइलेटर, कभी कभी वेसोडाइलेटर की डिफिशियंसी हो जाए तो वेसल डायलेट ना होगी, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होगी। और वेसोडाइलेटर मतलब सब्सटेंस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ब्रेडिकाइनिन है, इनकी कमी हो जाए तो ब्लड वेसल्स डायलेट ना होगी, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होगी, और मे बी ये फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस हाइपरटेंशन, जिसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये 6 फैक्टर हो गए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं नरिंग ऑफ आर्टा। दूसरा आपका साल्ट सेंसिटिविटी, थर्ड आपका यूरिनरी सिस्टम है, रीनल एब्नॉर्मलिटी, फोर्थ इज द एक्सेसिव मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, फिफ्थ इज द एक्सेसिव कैटाकोलामाइन, एंड सिक्स इज द वेस्कुलर एंडोथेलियम मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अगर आपको क्लियर हो हाइपरटेंशंस तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्पफुल हो सकता है और किसी को हेल्पफुल हो तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।